नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज़। और इस सीरीज़ की आज हम 23वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। और आज के वीडियो में भी उत्तराखंड से जुड़े हुए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन यहाँ पर कर जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने जनसंख्या से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देखा और जनजातियों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत करी। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित 50 प्रश्नों का एक क्विक रिवीजन करेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है? कल हमने लास्ट में देखा था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय कौन है उत्तराखंड का, वो है थारू जनजाति। दूसरे नंबर पे कौन आती है? दूसरे नंबर पे जौनसारी जनजाति आती है। ठीक है, जौनसारी जनजाति ओवरऑल में उत्तराखंड में बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर सिर्फ पूछेगा गढ़वाल में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है, तब आप कहेंगे जौनसारी। थारू जनजाति पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा है। कुमाऊं का भी सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जौनसारियों में कैसा परिवार हमें देखने को मिलता है? तो जौनसारी जनजाति की अगर हम सामाजिक संरचना की बात करें तो वहां पर संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं और उनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, जैसा आमतौर पर होता है। ठीक है, पहले जौनसारियों में प्रचलित था। तो पहले जौनसारी जनजातियों में आपकी बहुपति विवाह प्रचलित था। हालांकि अब काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि किस जनजाति में पहले बड़ी संख्या में बहुपति विवाह प्रचलित था, तब आप कहेंगे जौनसारी जनजाति में। ठीक है, पहले जौनसारियों में ग्राम पंचायत के जगह कौन सी समिति होती थी? तो ग्राम पंचायत के स्थान पर जौनसारियों की जो एक अपनी समिति होती थी उसे खुमरी कहा जाता था। तो कहेंगे खुमरी क्या है? जौनसारियों में ग्राम पंचायत जैसी एक समिति होती है। खुमरी के मुख्य को क्या कहा जाता है? तो इस संस्था का जो मुख्य होता है उसे ग्राम शयाणा कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जौनसार में संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो जौनसार क्षेत्र में जौनसारी जनजाति में संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाते हैं? सही आंसर है भिरौली त्यौहार। जौनसारियों के मुख्य देवता कौन है? तो जौनसारी जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं और इनके जो मुख्य देवता हैं वो महासू देवता को माना जाता है। ठीक है, महासू देवता अर्थात महाशिव इनके प्रमुख देवता हैं। इनका जो महासू देवता है, इनका प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ है? तो वो है आपका हनौल। महासू देवता से संबंधित है, जौनसारियों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। जौनसारी अपने को मानते हैं। तो देखिए, जौनसारी जनजाति अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं और पांडवों को देवताओं के रूप में ये पूजते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है पेपर में, कौन सी जनजाति 5 पांडवों को और माता कुंती की पूजा करती है? तब आप कहेंगे जौनसारी, और ये अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। जौनसारियों का मुख्य देवालय जहां पर महासू देवता अपने 4 वीर भाइयों और माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं। तो महासू देवता का मुख्य देवालय कहां पर स्थित है? वो है आपका हनौल। क्वेश्चन बनेगा हनौल क्या है? तो प्रमुख तीर्थ स्थल है किसका? तब आप कहेंगे जौनसारियों का। ठीक है, जौनसारियों द्वारा महासू देवता का जागड़ा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो आपको यह पता चला, आपका रिवाइज हुआ कि महासू देवता किसके प्रमुख हैं? आप कहेंगे जौनसारियों के। उनका प्रमुख स्थल कहाँ है? तब आपने कहा हनौल। उनका प्रमुख त्यौहार है जागड़ा त्यौहार और यह त्यौहार भादो महीने में मनाया जाता है। कई बार पूछेगा ये त्यौहार किसका संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है? तब आप जौनसारी कहेंगे। महासू देवता का त्यौहार है जागड़ा और ये मनाया जाता है आपके भादो महीने में। इस त्यौहार के दौरान जो महासू देवता होते हैं उन्हें टूंस नदी में स्नान कराया जाता है। जौनसारी अप्रैल में 4 दिन तक बैसाखी त्यौहार मनाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है। देखिए, जौनसारी जनजाति के द्वारा बैसाख महीने में भी एक काफ़ी फेमस त्यौहार मनाया जाता है और इसे बिस्सू कहा जाता है। तो कब मनाया जाता है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि त्यौहार किसका है, कहाँ मनाते हैं और कब मनाते हैं। जौनसारियों का है
जौनसार क्षेत्र में मनाते हैं और इसे बैसाख महीने में मनाया जाता है। ठीक है, बिस्सू मेला या बिस्सू त्यौहार जौनसार क्षेत्र का यह सबसे बड़ा मेला है। जौनसार क्षेत्र के अलावा उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में भी इसे मनाया जाता है। धनुष बाण युद्ध के लिए काफी ज्यादा फेमस है। भेड़ पालक जौनसारियों द्वारा नुणाई त्यौहार मनाया जाता है। तो भेड़ पालकों के द्वारा एक त्यौहार मनाते हैं, नुणाई त्यौहार। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि इनमें से कौन सा त्यौहार भेड़ पालकों द्वारा, पशु चारकों के द्वारा मनाया जाता है, तो वो है आपका नुणाई त्यौहार। किससे संबंधित है? जौनसारियों से संबंधित है और इसे सावन के महीने में मनाया जाता है। जौनसारी भाषा में मेले को क्या कहा जाता है? तो जौनसारी क्षेत्र में, जौनसारी की स्थानीय भाषा में इसे मेले को मौड़ कहा जाता है। जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है हारुल नृत्य। हारुल नृत्य पांडवों के जीवन पर आधारित होता है और यह नृत्य किससे संबंधित है? आप जान गए कि यह जौनसारियों से संबंधित है। इसके साथ एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए। एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है रामतुला वाद्य यंत्र। क्वेश्चन आता है हारुल नृत्य में किस वाद्य यंत्र का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है? तब आप कहेंगे रामतुला वाद्य यंत्र। जौनसारी जनजाति को मुख्यतः बांटा जाता है। देखिए, जौनसारी जनजाति को मुख्य तौर पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है आपका खसास वर्ग, एक होता है आपका कारीगर वर्ग और एक होता है आपका हरिजन खसास वर्ग। तो 3 वर्गों में मुख्य तौर पर बांटा जाता है। जौनसारी जनजाति में जन्माष्टमी त्यौहार को मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी को जौनसारी जनजाति में किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं, किस नाम से मनाया जाता है? तब आप कहेंगे अठोई उत्सव। तो अठोई उत्सव कब मनाया जाएगा? अगर आपके पास ये सवाल आ जाए तो आप कहेंगे जन्माष्टमी के समय में, क्योंकि जन्माष्टमी को ये अठोई त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ शब्दावली पेपर में पूछ ली जाती है, पूछी गई है जौनसारी जनजाति से संबंधित। जैसे जन्माष्टमी को अठोई उत्सव कहा गया है, उसी प्रकार पूछा जाता है कि विवाह पूर्व यानी शादी से पहले लड़की को क्या कहा जाता है? तो जौनसारी जनजाति में विवाह से पूर्व लड़की को दहयंती कहा जाता है और विवाह के बाद लड़की को रयंती कहा जाता है। ये पेपर में आया था। दहयंती रयंती किससे संबंधित है? जौनसारियों से। दहयंती शादी से पहले और रयंती शादी के बाद। ठीक है, विवाह की कितनी पद्धतियां इनमें प्रचलित हैं वो क्वेश्चन भी पेपर में बना है। तो 3 यहां पर पद्धतियां हैं। कौन कौन सी है? एक है आपकी बेवी की, एक है बाजदिया और एक है बोइदो दिकी। ये तीनों याद करेंगे, पूछी जाती है। नेक्स्ट है फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित जौनसारी कौन से हैं? तो फादर ऑफ जौनसार किसको कहा जाता है? देखिए, एक अवार्ड है फादर ऑफ जौनसार और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले जौनसारी हैं या पहले व्यक्ति हैं भाव सिंह चौहान, इसलिए इनको फादर ऑफ जौनसार भी कहा जाता है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया। जौनसार के पहले समाज सेवी कौन है? तो जौनसारी पहले समाज सेवी कौन है? इनका नाम है केदार सिंह। इनको लेकर 2 क्वेश्चन याद करेंगे। पहला, जौनसार के प्रथम समाज सेवी केदार सिंह। दूसरा, जौनसार में जन जागृति का अग्रदूत किसको कहते हैं? तो जन जागृति का फैलाने का भी श्रेय किसको है? केदार सिंह को है। जौनसार के प्रथम कवि कौन है? तो जौनसार जनजाति के या जौनसार क्षेत्र के जो पहले कवि माने जाते हैं वो पंडित शिवराम को माना जाता है। इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है वीर केसरी। सवाल आएगा वीर केसरी किसकी रचना है? तब आप कहेंगे पंडित शिवराम की है। पंडित शिवराम को जौनसार का पहला कवि माना जाता है। ठीक है, वीर केसरी कौन थे? ये भी जौनसारी क्षेत्र से संबंधित थे। इनका जन्म 1920 में हुआ। 3 मई 1945 में इनको फांसी की सजा अंग्रेजों के द्वारा दे दी गई थी। इन्हीं की स्मृति में देहरादून में हर साल 3 मई को चौलीथात में मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इन्हीं की स्मृति में। इन्हीं के ऊपर एक रचना लिखी है जिसका नाम है वीर केसरी, वो पंडित शिवराम की है। अगर आपसे सवाल आए जो वीर केसरी हैं उन्होंने किस युद्ध में भाग लिया था? तब आप कहेंगे वो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। इम्फाल युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि कौन है? पहले कवि कौन है? पंडित शिवराम। आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी को माना जाता है। ठीक है, जौनसार का आधुनिक कवि। जौनसार संगीत के जनक कौन है? तो जौनसार संगीत का जनक ये माना जाता है नंदलाल भारती को। ठीक है, क्वेश्चन आएगा नंदलाल भारती किससे संबंधित हैं? तो ये संगीत से संबंधित है, जौनसारी संगीत से। ठीक है,
जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? जन जागृति का जनक केदार सिंह को माना जाता है, लेकिन राजनीतिक जागरूकता का जो जनक माना गया है वो गुलाब सिंह को माना गया है। ठीक है, गुलाब सिंह इस क्षेत्र से या जौनसारी समाज से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति भी थे और इसीलिए इनको इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता फैलाने का श्रेय दिया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो देखिए यहां पर कुमाऊं का पूछा है, तो आपसे कुमाऊं का पूछे चाहे उत्तराखंड का पूछे, दोनों में आंसर थारू जनजाति होगा। आपसे सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय किस किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए आपसे कहेगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय बताइए, आपसे कहेगा कुमाऊं का बताइए सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, गढ़वाल का बताइए या महान हिमालय का बताइए, जो हमारा वृहद हिमालय है वहां की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय। चारों सवाल बन जाते हैं। अगर उत्तराखंड का पूछेगा तो आप आंसर करेंगे थारू, कुमाऊं का पूछेगा तो भी आंसर करेंगे थारू, गढ़वाल का पूछेगा तो आंसर करेंगे जौनसारी और महान हिमालय या वृहद हिमालय का पूछेगा तो आंसर करेंगे भूटिया। इन चारों प्रश्नों को याद करेंगे, कंफ्यूजन है एग्जाम में हो सकता है, तो इसको क्लियर करते हुए जरूर चले। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा समुदाय कुमाऊं का कौन हो जाएगा? थारू हो जाएगा। थारू जनजाति को किस वंश का माना जाता है? तो थारुओं को किरात वंश का माना जाता है। ठीक है, थारू जनजाति अपने को महाराणा प्रताप के वंशज भी मानते हैं, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जाएगा किस जनजाति को महाराणा प्रताप का वंशज भी माना गया है, तो आप थारू जनजाति कहेंगे। महाराणा प्रताप जो थे वो सिसोदिया वंश के थे, तो कई बार एग्जाम में हो सकता है महाराणा प्रताप के नाम की जगह पर सिसोदिया वंश दे दे, तो भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, स्थानीय बोली में थारू परिवार को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय बोली में, स्थानीय भाषा में थारू परिवार को संघ या संघ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थारुओं के शारीरिक लक्षण ज्यादा किससे मिलते हैं? तो थारू जनजाति के शारीरिक लक्षण ज्यादा मंगोल प्रजाति से हमें देखने को मिलते हैं। इनका मुख्य निवास स्थान कहां पर है? सबसे ज्यादा ये किस जनपद में निवास करते हैं? तो उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। ठीक है, मंगोल प्रजाति से ज्यादा इनके शारीरिक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। थारू जनजाति में फसल रक्षा की देवी मानी जाती है, तो फसल रक्षक के रूप में किस देवी की पूजा होती है? आप कहेंगे जगमतिया देवी। जगमतिया देवी किस जनजाति से संबंधित है? थारू। और किसकी देवी इन्हें माना गया है? तो फसल रक्षा की देवी इन्हें माना जाता है। इसी प्रकार थारू जनजाति में शिकार की देवी के रूप में कौन पूजी जाती है? उनका नाम है बागेश्वरी देवी। दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, पशुओं की रक्षा के लिए थारू जनजाति के द्वारा ढोर चांदी देवी की पूजा करी जाती है और बीमारियों से बचने के लिए, खासकर चेचक की बीमारी से बचने के लिए शीतला देवी की पूजा थारू जनजाति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, थारू द्वारा स्वयं निर्मित शराब को क्या कहते हैं? तो थारू जनजाति अपने द्वारा जो खुद से वो निर्मित करते हैं शराब, उसे जाड़ कहा जाता है। भूटिया जनजाति में जाड़ एक उपजाति है, जबकि थारू जनजाति में खुद की बनी हुई शराब को जो वो अपने आप से बनाते हैं, खुद निर्मित करते हैं, उसे जाड़ कहते हैं। ठीक है, थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को क्या कहा जाता है? तो थारू जनजाति में जब विवाह तय कर लिया जाता है उसे पक्की पौड़ी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, थारुओं की विवाह पद्धति को लेकर के, इनकी शब्दावली को लेकर के बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं। तो थारू जनजाति में जब विवाह पक्का कर लिया जाता है, तय कर लिया जाता है, उसे पक्की पौड़ी कहा जाता है। और जब विवाह की तिथि को पक्का कर लिया जाता है तब उसे बात कट्टी कहा जाता है। ये विवाह पक्का करना, तब उसे कहेंगे पक्की पौड़ी। जब विवाह की तारीख पक्की कर ली जाए उसे कहते हैं बात कट्टी। ठीक है, थारू जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहा जाता है? तो थारू जनजाति में सगाई के लिए अपना पराया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो विवाह में मध्यस्थता कराता है उसे मजपतिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है कि मजपतिया कौन है? तो विवाह में मध्यस्थता करवाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, थारू में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाले भोज को क्या कहते हैं? तो थारू जनजाति में विधवा विवाह भी प्रचलित है। विधवा विवाह के दौरान जो भोज दिया जाता है उसे लठ भरवा भोज कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर में बना था कि थारू जनजाति में लठ भरवा भोज किस अवसर पे दिया जाता है, किस समय दिया जाता है? तो विधवा विवाह के समय पर।
थारू जनजाति किस धर्म को मानते हैं? तो थारू जनजाति आपके मुख्य तौर पर हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, इनके जो प्रमुख देवता हैं 55 देवता हैं, इनके खड़गाभूत देवता हैं, नगरियाई देवी हैं, भूमिया देवता कौन पूजते हैं भूमिया देवता की पूजा? तो वो भी थारू जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं। तो बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये आपके थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इनका ये प्रमुख त्यौहार है बजहर, बैसाख महीने में मनाते हैं। होली के अवसर पर थारू लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो होली के अवसर पे थारुओं के द्वारा खिचड़ी नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि थारू जनजाति किस अवसर पे खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो आप कहेंगे होली के अवसर पे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है खिचड़ी नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तब आप कहेंगे थारू जनजाति में। उजली होली और बैठकी होली, होली की दो यहाँ पर पद्धतियां हैं, दो यहाँ पर प्रथाएं प्रचलित हैं, उजली और बैठकी। किस में प्रचलित हैं? थारू जनजाति में। थारू जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो थारू जनजाति का प्रमुख डांस, प्रमुख नृत्य यह इनका लहचारी। त्यौहार पूछेगा तो बजहर इनका प्रमुख है, नृत्य पूछेगा तो लहचारी नृत्य इनका प्रमुख है। ठीक है, और इनका एक प्रमुख गीत भी है झुमड़ा। झुमड़ा किससे संबंधित गीत हो जाएगा? वो भी आपके मुख्य तौर पर थारुओं से संबंधित है। नेक्स्ट है तांत्रिक या ओझा के लिए क्या कहा जाता है थारू जनजाति में? तो थारू जनजाति में तांत्रिक आदि के लिए भरड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भोटिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहां पर पाई जाती है? तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड में 5 मुख्य जनजातियां हैं, जिसमें आपकी जौनसारी है, थारू है, राजी है, बुक्सा है और भोटिया है। इन 5 में सबसे साक्षर जनजाति अगर आपसे कहेगा तो आप भोटिया जनजाति का नाम लेंगे। भोटिया जनजाति सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ में निवास करती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं भोटिया जनजाति को लेकर जो आपसे पूछी जाती है। पहला, अर्ध घुमंतु जनजाति कौन सी है? तब आप कहेंगे भोटिया। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तब आप कहेंगे भोटिया। ठीक है, गर्मी के सीजन में, गर्मी के मौसम में ये पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और जैसे ही शीतकाल आता है फिर ये मैदानों की तरफ आ जाते हैं। तो पहाड़ों में, मैदानों में ये निवास करते हैं ऋतु के दौरान जब परिवर्तन होता है, तो ऋतु प्रवास करते हैं, अर्ध घुमंतु इनको कहा जाता है। सर्वाधिक कहां पर निवास करते हैं? पिथौरागढ़ में। अलग अलग जनपदों में रहते हैं, वहां पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरकाशी में जो भोटिया रहते हैं उनको जाड़ भोटिया कहते हैं। पिथौरागढ़ में जो भोटिया रहते हैं उनको जोहारी या शोका भोटिया कहा जाता है। चमोली में जो रहते हैं उनको मारछा या तोलचा कहा जाता है। इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है जाड़ भोटिया अपने को मानते हैं। देखिए, जो जाड़ भोटिया हैं, जाड़ भोटिया भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है, लेकिन उनसे थोड़ा अलग है। जो बाकी सारे भोटिया हैं वो अपने को खस राजपूत मानते हैं, जबकि जाड़ भोटिया अपने को राजा जनक का वंशज मानते हैं। ठीक है, जाड़ लोगों की भाषा क्या है? उत्तरकाशी में रहने वाले भोटियाओं को जाड़ भोटिया कहते हैं, यानी भोटिया जनजाति की जो उपजाति है जाड़ कहाँ निवास करती है? उत्तरकाशी में। इनकी जो भाषा है उसे रोम्बा कहा जाता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, जो जाड़ भोटिया हैं ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। बाकी भोटिया आपके हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन जो जाड़ भोटिया हैं वो आपके बौद्ध धर्म को मानते हैं। इनकी भाषा क्या है? रोम्बा इनकी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहसर और सुरगेन त्यौहार किसके हैं? तो लोहसर और सुरगेन नामक त्यौहार जाड़ भोटिया के हैं। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, जो लोहसर त्यौहार है आपका बसंत पंचमी में मनाया जाता है। सुरगेन त्यौहार आपके भाद्र महीने में मनाया जाता है। जाड़ को छोड़कर शेष भोटिया स्वयं को मानते हैं। तो जाड़ भोटिया अपने को राजा जनक का वंशज मानते हैं, बाकी भोटिया अपने को खस राजपूत मानते हैं। ठीक है, भोटिया हिमालय की तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की कितनी बोलियां बोलते हैं? देखिए, जो जाड़ भोटिया है उनकी भाषा को रोम्बा कहते हैं, लेकिन जो बाकी भोटिया हैं वो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की लगभग 6 बोलियों को यहां पर बोल लेते हैं। भोटिया लोगों का शीतकालीन आवास क्या कहलाता है? तो जैसे मैंने आपको ऊपर कहा, ये ऋतु प्रवास करते हैं, शीतकाल में मैदानों की तरफ और ग्रीष्मकाल में पहाड़ों की तरफ। जो इनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? इनके ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहते हैं और इनके शीतकालीन आवास को गुंडा या मुनसा कहा जाता है। ठीक है, रंगभंग यानी युवा ग्रहों की प्रथा किसमें प्रचलित थी? तो रंगभंग प्रथा, जिसे युवा ग्रह कहते हैं, यह प्रथा पहले भोटिया जनजाति में प्रचलित थी, हालांकि अब काफी हद तक कम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है
मृतक की आत्मा की शांति के लिए करते हैं। तो भोटिया जनजाति में मृतक की आत्मा की शांति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? गवन संस्कार किया जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, गवन संस्कार किससे संबंधित है? भोटिया जनजाति से। कब किया जाता है? तो मृतक की आत्मा की शांति के लिए। भोटिया जनजाति में विवाह की विधियां कौन कौन सी हैं? देखिए, भोटिया जनजाति में विवाह को दामी कहा जाता है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो दामी की यानी विवाह की इनमें दो विधियां प्रचलित हैं, एक है तत्सत और एक है आपका दामोला। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। भोटिया जनजाति में सगाई को क्या कहा जाता है? तो सगाई को यहां पर थौची कहते हैं। इसको भी याद करेंगे, पूछा जाएगा। ठीक है, विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं भोटिया जनजाति में? तो भोटिया जनजाति में विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य किया जाता है। भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? तो भोटिया जनजाति अपने सगे संबंधियों के लिए स्वारा शब्द का इस्तेमाल करती है। तो स्वारा कौन कहते हैं? भोटिया जनजाति में ज्यादा प्रचलन इसका होता है। सोका भोटिया में प्रत्येक 12 वर्ष मनाया जाता है। भोटिया जनजाति का, विशेषकर शोका भोटिया का यानी पिथौरागढ़ में रहने वाले भोटियाओं का एक प्रमुख त्योहार है, प्रमुख उत्सव है, जिसे कहते हैं कंडाली या किरजी उत्सव। इसे हर 12 साल में यानी 12 साल में एक बार इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है, कंडाली या किरजी उत्सव कौन मनाते हैं? तब आप कहेंगे भोटिया। कितने वर्षों में मनाते हैं? तब आप कहेंगे 12 वर्षों में इसे मनाया जाता है, हर 12 साल में। ठीक है, नेक्स्ट है तुवेरा, बाज्यू, तिमली आदि भोटियाओं के क्या हैं? तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। तुवेरा, बाज्यू और तिमली, ये तीनों भोटिया जनजाति के प्रमुख लोक गीत हैं। इस सवाल पेपर में बना है, ये तीनों क्या हैं? तब आप कहेंगे ये तीनों लोक गीत हैं। इसके अलावा भोटिया जनजाति का एक प्रमुख वाद्य यंत्र भी है, तब आप कहेंगे हुड़के। तो लोक गीतों के नाम पूछेगा, जैसा पूछा गया था, तो तुवेरा, बाज्यू और तिमली। और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है हुड़के। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी के संक्षिप्त अवलोकन के 50 और क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया और 23 पार्ट्स में अभी तक 1150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। इसी प्रकार हम पूरे संक्षिप्त अवलोकन को खत्म करेंगे प्रश्नों के रूप में। 70% से ज़्यादा हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। 1150 प्रश्न हम इसमें देख चुके हैं। बहुत जल्द आपकी ये सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही आप में से कई सारे फ्रेंड्स के कमेंट हैं उत्तराखंड के करंट की मास्टर वीडियो को लेकर के। मैं कोशिश करूँगा इसी हफ्ते आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो यहाँ पर दे पाऊँ, जिसमें पिछले 6 महीने का करंट आपको एक साथ शॉर्ट नोट्स के माध्यम से क्विक रिवाइज हम उस वीडियो में कर पाएँ। उसका क्लास भी आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।